हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक नर्स को, एक एमओ को और एक आईसीयू इंचार्ज को बेसिक में क्या क्या आना चाहिए। तो अब हम जानते हैं जब पेशेंट की केयर करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होता है वाइटल चार्टिंग। पेशेंट हमारे जो भी हमारा स्टाफ है, एमओ है या नर्स है या कोई भी स्टाफ वहाँ पर काम कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि बेसिक वाइटल क्या होते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं और कौन कौन सी ड्रग्स हम यूज कर रहे हैं, उसके मेन रूट क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले हम वाइटल से। तो वाइटल में पहला वाइटल है, वाइटल का मतलब क्या है? वाइटल्स चार्टिंग, इसका मतलब क्या है? वाइटल चार्टिंग का मतलब है कि जिंदा रहने के लिए जो पैरामीटर हम जज करते हैं, मॉनिटर करते हैं, जिससे कि हम ये समझ लें कि इस पेशेंट को इन पैरामीटर की जरूरत है। इन पैरामीटर के जरिए हम ये जज कर लेते हैं कि अब पेशेंट को कोई खतरे वाली स्थिति में नहीं है। तो पहला पैरामीटर है हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कल हम लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैसे मेजर करते हैं। अब हम ब्लड प्रेशर को माप तो लिया हमने, कैसे माप करते हैं अब हम देखेंगे कि राइट आर्म में लेना होता है बाय कन्वेंशनल, आइडली चारों आर्म में लेना चाहिए, 2 आर्म और 2 लोअर लिम्ब में, और सीटिंग में होना चाहिए, देन स्टैंडिंग में, और लाइंग में भी लेना चाहिए। तो लाइंग, सिटिंग एंड स्टैंडिंग। ये क्यों कर रहे हैं हम स्टैंडिंग और लाइंग वाला? टू लुक फॉर पोस्टुरल हाइपोटेंशन। दोनों लिम्ब में क्यों ले रहे हैं, चारों लिम्ब में क्यों ले रहे थे हम? टू लुक फॉर एनी कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा या सुप्रावेलो स्टेनोसिस, उन दोनों में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर हम माप लिया आर्म में, उसके बाद नॉर्मल वैल्यू, जो ऊपर का बीपी होता है उसे क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। 90 से 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और नीचे का बीपी जो होता है वो कौन सा होता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दैट इज 60 to 90। अब इसी कॉम्बिनेशन के बेस पे ही ये डिवाइड हुआ गया है कि अगर सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगा, मोर देन 140 होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। अगर डायस्टोलिक भी बढ़ेगा या ओनली डायस्टोलिक बढ़ेगा तो डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। अगर दोनों ही बढ़ जाएंगे तो इसे बोलेंगे कंबाइंड सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। तो नॉर्मल बीपी कितना लेते हैं? लेस देन 130 सिस्टोलिक और लेस देन 85। ठीक है, तो 130 to 139 और 85 to 89 अगर ये ब्लड प्रेशर है किसी का तो हमसे कहेंगे प्री हाइपरटेंशन, और 140 to 159 और 90 to 91 to 100 या 99, दैट इज कॉल्ड ग्रेड 1 हाइपरटेंशन। ये या तो ऐड है या फिर और। इसका मतलब अगर किसी पेशेंट का बीपी 92 है, 92 भी आ रहा है अकेला, ये नॉर्मल आ रहा है, तो भी ग्रेड 1 में इंक्लूड होगा। ठीक है, दोनों है तो है ही है ग्रेड 1, दोनों में कोई भी और एक हो सकता है, तो ग्रेड 1 हो जाए। ग्रेड 2 में क्या होगा? मोर देन 160, मोर देन 100। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं, किसी पेशेंट का बीपी 124/98 है, तो कौन सी ग्रेड में आएगा? सेकेंड ग्रेड। नो, ग्रेड 1 ना, ग्रेड 1 हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कौन सी है जी? डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। ठीक है, किसी पेशेंट का बीपी 144/82 है, कौन सा बीपी कहेंगे इसको? कौन सी ग्रेड? ग्रेड 1
लेकिन कौन सी? सिस्टोलिक। सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन थे। अगर किसी पेशेंट का बीपी 94/64 चल रहा है, क्या कहेंगे इसको? ये है तो नॉर्मल, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर 100 से नीचे का सिस्टोलिक है तो उसे क्या बोलेंगे? लो नॉर्मल। ठीक है, ऐसे ही अगर 70 से नीचे है तो लो नॉर्मल डायस्टोलिक। तो ये बीपी कौन सा कहलाएगा? लो नॉर्मल सिस्टोलिक, लो नॉर्मल डायस्टोलिक। ठीक है, तो ऐसे ही अगर 132/58 बीपी है तो क्या कहेंगे इसको? नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक हाइपोटेंशन। लेस देन 60 है ना। अगर ये 62 होता तो है तो नॉर्मल, लेकिन लो नॉर्मल डायस्टोलिक। ये हम क्यों इतना स्ट्रेस कर रहे हैं? क्योंकि जो टर्म होती है पल्स प्रेशर, जो कि क्या होती है? सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हम इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पल्स प्रेशर देखना है। पल्स प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक बीपी। तो नॉर्मल होता है ये 40, क्योंकि बाई कन्वेंशन हम 120 लेते हैं सिस्टोलिक, 80 लेते हैं डायस्टोलिक, इसलिए ये नॉर्मल कितना होता है? 40। अगर मोर देन 60 है तो हम कहते हैं कि पल्स कौन सी है? हाई वॉल्यूम पल्स है। और लेस देन 30 है तो हम बोलते हैं लो वॉल्यूम पल्स है। अगर किसी पेशेंट का बीपी लेस देन 90/60 है तो पेशेंट केम इनटू हाइपोटेंशन। और हाइपोटेंशन आगे बढ़ेगा, ओवर डैमेज करेगा, तो वो क्या बन जाता है? शॉक। डॉक्टर सौरभ आप बताइए कि शॉक्स के टाइप क्या क्या होते हैं? पहला इज हाइपोवोलेमिक शॉक। सेकंड इज कार्डियोजेनिक शॉक। दूसरा इज कार्डियोजेनिक शॉक। हाइपोवोलेमिक क्या होगा? सिंपल सा, एज पर नेम सजेस्ट, वॉल्यूम कम हो जाएगी, कोई ब्लड लॉस हो रहा हो तो उसमें हो जाएगा, डिहाइड्रेशन में हो जाएगा। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होगा? हार्ट की पंपिंग ही कम हो गई, तो दैट इज कार्डियोजेनिक। थर्ड इज एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक। इसमें क्या होगा? ड्यू टू एनी एलर्जिक रिएक्शन जो कि एनाफाइलेक्सिस कर दे। चौथा सेप्टिक शॉक। कभी इन्फेक्शन हो जाए, उसके बाद अगर पेशेंट का बीपी डाउन होकर ऑर्गन डैमेज होता है, दैट इज कॉल्ड सेप्टिक शॉक। पांचवा इज न्यूरोजेनिक। any injury which involve in the nervous system can lead to neurogenic shock। तो ये हमारा था ब्लड प्रेशर के बारे में। तो अगला अब हम कर रहे हैं पल्स रेट। अगला वाइटल क्या है? पल्स रेट। पल्स रेट के बारे में सब जानते हैं। नॉर्मल पल्स कितनी होती है? 60 to 100। लेस देन 60 को क्या बोलेंगे? ब्रेडी कार्डिया। मोर देन 100 को टेकिकार्डिया। ठीक है, पल्स रेट को पढ़ने के लिए इसके 5 भागों में इसको हम पढ़ते हैं। पल्स रेट को रेट तो इधर हो गया। रिदम के क्या पार्ट होते हैं भाई? रेगुलर है या इरेगुलर है। ठीक है, रेट, रिदम, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे देखते हैं हम? अभी पढ़ के आए हैं पल्स प्रेशर से। हाई वॉल्यूम एंड लो वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम में कितना डिफरेंस था? मोर देन 60। लो वॉल्यूम में लेस देन 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का प्रेशर का डिफरेंस है। करेक्टर के लिए हम अलग से क्लास लेंगे। मेनी टाइप की होती है पल्सेस, पार्वस, कैटाक्लोनिक, एनाक्लोनिक, पल्स पार्वस, है ना। तो ये सारे करेक्टर में इसका जिक्र होगा इसका।
करेक्टर का, रेट, रिदम, वॉल्यूम, करेक्टर। अगला देखेंगे हम रेडियो रेडियल डिले। इसका मतलब दोनों हाथों की पल्स एक साथ आ रही है कि नहीं आ रही। इसके बाद रेडियो फीमोरल डिले, इसका मतलब कि हाथ की और पैर की पल्स है, हम तो यहां रेडियल की लेते हैं, यहां फीमोरल की चेक करते हैं, लोअर लिम्ब में फीमोरल की चेक करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रेडियो फीमोरल डिले। एंड अदर पेरिफेरल पल्सेस, इसमें हमारे शरीर की जो बाकी आर्टरीज हैं उनको हम पैल्पेट करते हैं। इतना कुछ हम पल्स रेट में देखते हैं। तो ये तो थी ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया के कोजेस मोटे मोटे टोटल प्रतिभा, दैट इज कॉल्ड साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस में क्या क्या होता है, किसी के ऊपर टाइट नेक को, सिक्स साइनस सिंड्रोम में हो पेशेंट, सिक्स साइनस में हो, किसी को टाइट नेक कॉलर डालता हो जो, उसको टाइट कॉलर वाला पेशेंट, या एथलीट्स, या फिर है अदर मेन कॉजेज मिक्स एडिमा, ठीक है। इसी तरह टेकिकार्डिया, इसके मेन कॉज कौन कौन से हैं, फीवर, कोई इंफेक्शियस पैथोलॉजी, ठीक है, या फिर कार्डियक इनवॉल्व लाइक रूमेटिक वाल्वुलर डिजीज, थायरोटॉक्सिकोसिस, या कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन जो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी करती हो, उन सब में क्या हो जाएगा, टेकिकार्डिया। ये तो थे एब्सोल्यूट ब्रेडिकार्डिया, एब्सोल्यूट टेकिकार्डिया। देयर इज वन मोर टर्म दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया एंड रिलेटिव टेकिकार्डिया। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया क्या होता है कि ये कहता है कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो 10 पल्स पर मिनट बढ़नी चाहिए। अगर ये नहीं बढ़ती है तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। इसको कैलकुलेट कैसे करें कि है कि नहीं, जैसे कि आपका फीवर 104 है, 104 फारेनहाइट है, तो लास्ट डिजिट है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, गुना 10 कर देंगे, प्लस 100 कर देंगे, तो 3 - 2 20 प्लस 100 120। इसका मतलब 104 डिग्री फारेनहाइट में पेशेंट की पल्स कितनी होनी चाहिए, 120 होनी चाहिए। अगर 120 से कम मिल रही है तो वो किसमें आएगा, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया में। इस साइन को क्या बोलते हैं, फैनेट साइन भी कहते हैं, और ऑस्कल्टेटरी डिसोसिएशन भी कहते हैं, क्योंकि यूजुअली फीवर में हमें पढ़ा कि देयर शुड बी राइज इन पल्स, लेकिन फीवर में प्रोपोर्शनेटली अगर पल्स नहीं बढ़ रही उतनी जितनी बढ़नी चाहिए थी, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। तो उसके कॉमन कॉज कौन कौन से होते हैं, टाइफाइड, ब्रुसेला, ट्यूबरकुलर, माइकोप्लाज्मा, ब्रेन एब्सेस, इन सब में क्या होता है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। अगली है रिलेटिव टेकिकार्डिया। इसमें फिर वही 10 से ज्यादा बढ़े तो उसके मोस्ट कॉमन कॉज कौन कौन से होते हैं, रूमेटिक कार्डाइटिस, ठीक है, और कॉजेज भी है लेकिन जो इंपॉर्टेंट कॉज ये बने। तो ये इतना कुछ हमें पल्स में पता होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट होता है पल्स डेफिसिट, हमें यही पता होना चाहिए पल्स डेफिसिट होता क्या है। ये हमारा हार्ट है, जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो उसकी जो वेव्स हैं, उसकी जो तरंगे हैं हमारी पूरी बॉडी में फैलती हैं। जब वो फैलती हैं तो वो तरंगे हम यहां सुनते हैं हाथ में, रिडल आर्टरी पे, फीमोरल पे सुनते हैं, कैरोटिड पे सुनते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हार्ट रेट अगर 100 बार धड़का है तो ऑलमोस्ट 99 पल्स यहां पहुंचती हैं। 1-2 पल्स रास्ते में इट गेट डिसिपेटेड, वहां खर्च हो जाती है, रास्ते में आप पहुंच नहीं पाती। तो अगर हार्ट रेट और पल्स रेट के बीच का डिफरेंस लेस देन 10 है तो हम मानते हैं ये नॉर्मल है। अगर ये डिफरेंस मोर देन 10 आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट पल्स डेफिसिट। ये किस किस में मिलता है,
ये मिलता है हमें एट्रियल फिब्रिलेशन में, मल्टीपल एक्टोपिक्स में और एट्रियल अरिथमियाज में, एक्टोपिक एट्रियल बीट्स में। तो इसके लिए मोस्ट कॉमन ये कॉज है। डॉक्टर प्रतिभा, डॉक्टर जान सर वो रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया वापस रिपीट करो। ओके, तो we will again look for relative bradycardia। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया का कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या? हम ये कहते हैं कि हमने अभी पढ़ा है कि फीवर के आने से 1 डिग्री बढ़ने पे 10 पल्स बढ़नी चाहिए थी। सपोज आपके पेशेंट को फीवर 104 है, तो इसमें कितनी पल्स मैं देखूं? 110, 120, 130 इसकी होनी चाहिए इतने फीवर पे। अगर उससे कम है तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है कि 104 है तो इसमें लास्ट डिजिट में से 1 घटा दीजिए तो 3 रह गया, इसको गुणा 10 कर दीजिए, 30 प्लस 100। ये 100 क्यों नहीं है? क्योंकि मैक्सिमम लिमिट है पल्स की वो 100 है। 60 से 100 था ना, तो लास्ट क्या है? 100। तो 100 प्लस 30 130। तो 130 पल्स होनी चाहिए 104 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अगर 124-25 आ रही है तो वो क्या बन जाएगा? रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। और हमें पता है कि रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया कितने कोज है, फिर हमें उस तरह से कोज ऑफ पेशेंट को इवेल्युएट करना है। ठीक है? ठीक है। अब अगला है हमारा पैरामीटर टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर के बारे में लोगों को शायद अभी क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट की। लोग तो 99 कोई फीवर कह देते हैं। नहीं, अकॉर्डिंग टू हैरिसन, हमारी मेडिसिन का जो ग्रंथ है, हमारा बाइबल है, उस ग्रंथ के अनुसार मोर देन 98.9 इन द मॉर्निंग, मोर देन 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट इन द इवनिंग, इससे ऊपर अगर फीवर टेम्परेचर है तभी हम कहेंगे कि पेशेंट को फीवर है। ठीक है? अगर इससे कम है तो हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर ही कहेंगे। तो ये 2 वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी। दूसरा, टेम्परेचर मापने के तरीके भी, कई लोग एक्सरे लेते हैं, कई ओरल चेक करते हैं, रेक्टल चेक करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? रेक्टल। ठीक है? रेक्टल की कुछ काउंटरइंडिकेशन है, किसी को डायरिया लगा हुआ है या कोई इंप्योरिटी बोर्ड डिजीज, उसमें नहीं चेक कर पाएंगे। ओरल किस में चेक नहीं कर पाएंगे? कोई अनकॉन्शियस है, कोई बच्चा है, किसी को सीजर आ रहे हैं, उसमें नहीं कर पाएंगे। ठीक है? एक्सरे हम यूजुअली नॉर्मल एक्सरे चेक करते हैं क्योंकि इसमें इन्फेक्शन का रिस्क कम है। दूसरा, थोड़ा सा इजी रहता है। बस इसमें एक ही है कि स्वेटिंग और फ्रिक्शन की वजह से वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती हैं। ठीक है? यहाँ पर बेस्ट होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से चेक करना। ठीक है? तो अभी हम हल्का हल्का हमने देखा है कि ये टेम्परेचर 3 तरह के होते हैं। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का टेम्परेचर है वो कोर टेम्परेचर को बताता है, कोर का, हमारे सेंटर का, बॉडी का। ठीक है? तो नॉर्मल जो थर्मामीटर होता है, डॉक्टर प्रतिभा बताइए कितनी वैल्यू होती है उस पर? सर 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। और 94 to 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो इसका मतलब 108 से ऊपर हम पेशेंट का थर्मामीटर में हम नहीं माप पाएंगे। दूसरा, अगर हमारे पास पेशेंट का कोई मशीन सेल्सियस में कर रही है और हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो उसका फार्मूला है 1/8 गुणा सेंटीग्रेड, जो भी वैल्यू है उसकी, प्लस 32। जैसे 40 डिग्री सेल्सियस है किसी पेशेंट का टेम्परेचर, 40 को गुणा करो 72 प्लस 32 104। ठीक है? तो अगर किसी का 40 डिग्री सेल्सियस है तो वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को बिलोंग करता है। उसके बाद हाइपोथर्मिया फिर क्या होता है? हाइपरपायरेक्सिया क्या होता है? मोर देन 96.5 इसका हाइपरपायरेक्सिया। और 95 से कम हो डिग्री फ़ारेनहाइट से तो हाइपोथर्मिया। जो एक्सिलरी टेम्परेचर है वो 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है ओरल से। और जो रेक्टल है
वो 0.5 डिग्री के आसपास ज्यादा होता है ओरल से, ठीक है। लेकिन जो कोर टेम्परेचर को रिफ्लेक्ट करेगा वो कौन सा होगा, वो कौन सा होगा, हाइपोथर्मिया क्या हुआ, लेस देन 95, और हाइपर पायरेक्सिया क्या हुआ, सॉरी ये 106 है, 106.5, ठीक है। 106.5 से ज्यादा को क्या कहेंगे, हाइपर पायरेक्सिया। और कोर टेम्परेचर कौन बताएगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। एक्यूरेट कहां से चेक कर सकते हैं हम, रेक्टल से, ठीक है। तो ये सब था हमारे लिए हाइपोथर्मिया और हाइपर पायरेक्सिया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कुछ डिजीज में हमें हाइपोथर्मिया मेंटेन करना होता है। जब बाईपास करते हैं, जब कुछ और बीमारियों में हमें ब्रेन के लिए हाइपोथर्मिया बेटर रहता है। जितना हाइपर पायरेक्सिया होगा उतनी ही बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कंज्यूम ज्यादा होगी, बॉडी को और एटीपी जनरेट करने पड़ेंगे, उतनी और एनर्जी लगेगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अपन कोल्ड स्पंजिंग करते हैं। ये सिस्टम सारा कहां से होता है टेम्परेचर का, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस में थर्मोस्टेट होता है, वहां से सारा सिस्टम सेट होता है टेम्परेचर का। तो हमें पढ़ना पड़ेगा टेम्परेचर के बारे में। और क्या पढ़ना है हमें, टाइप ऑफ फीवर। पहले तो फीवर डिफाइन करेंगे हम, 98.9 मॉर्निंग, मोर देन 99.9 इन द इवनिंग। तो टाइप ऑफ फीवर क्या क्या है, डॉक्टर मिरान? देयर आर 3 टाइप ऑफ फीवर, इंटरमिटेंट, कॉन्टिन्यूअस एंड रेमिटेंट। इंटरमिटेंट में क्या होगा कि फीवर आएगा और बेस लाइन को टच कर लेगा, मतलब एक बार फीवर आया लेकिन फिर बीच में नॉर्मल आ जाएगा। कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा कि फीवर कभी बेस लाइन को टच नहीं करेगा, लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस उसका डिफरेंस रहेगा बेस लाइन से, ऊपर ही रहेगा इतना। और रेमिटेंट में मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस का बेस लाइन से ऊपर रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड रेमिटेंट, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट में भी टाइप्स हैं आगे, क्वार्टिडियन, क्वार्टन, टर्शियन। तो फीवर अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए हम टेम्परेचर ग्राफ बनाते हैं। आप देखना, आप चार्टिंग करोगे तो आपको ग्राफ मिलेगा, टेम्परेचर ग्राफ मिलेगा, टाइम वर्सेस वैल्यूज। वो हम इसलिए भरते हैं कि हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर की टाइप ऑफ फीवर क्या है, क्योंकि इंटरमिटेंट के फीवर के टाइप्स के कोज कुछ अलग हैं, कॉन्टिन्यूअस के कोज कुछ अलग है, रेमिटेंट के कुछ अलग कोज है। एक और होता है एसेप्टिक फीवर, मतलब बिना इन्फेक्शन के भी फीवर का होना, जैसे हमारे बहुत सारे ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, उसमें बड़ा कॉमन मिलता है एसेप्टिक फीवर, ठीक है। तो ये कुछ था, ये अब तक हमने 3 वाइटल कवर किए हैं, बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट। अब हम करेंगे रेस्पिरेटरी रेट। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है डॉक्टर ग्राम, 12 to 18, ठीक है। लेस देन 12 को क्या बोलेंगे, ब्रेडिपनिया। मोर देन 18 को टैकिपनिया, ठीक है, वेरी गुड। अब 3-4 टर्म्स और हैं, ये ही कर लेते हैं। एक होता है हाइपरपनिया, इंक्रीज रेट एंड इंक्रीज डेप्थ। ये किस में मिलेगा, मोस्ट कॉमन कौन मिलेगा हमें, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिसमें कौन सी मिलती है अपने को, कुछ स्मॉल ब्रीदिंग, रैपिड शैलो, ठीक है। और कोई और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, उसमें क्या मिलता है, हाइपरपनिया। एक होता है हाइपर वेंटिलेशन, उसमें इंक्रीज डेप्थ होती है पेशेंट की, ठीक है। ब्रेडिपनिया, टैकिपनिया, हाइपरपनिया एंड हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। और हाइपोपनिया में क्या हुआ, ये भी बताते हैं अभी आपको। ये क्या था, वेंटिलेशन ही इतना कम हो जाए, लेस देन 50%, मतलब डेप्थ ही कम हो जाए उसकी। तो ये तो हमारे कुछ एक पैरामीटर थे। अब हम देख रहे हैं कि और 2-3 टर्म्स और भी हैं। पहली है ऑर्थोपनिया, डिस्निया और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इन लाइंग पोजीशन, ये मेनली कार्डियक डिजीज में मिलती है। दूसरा है प्लेटिट्रेपोपनिया,
ट्रेपोपनिया। ट्रेपोपनिया क्या है? राइट या लेफ्ट, जो लेटरल पोजीशन में सोते हैं उसमें, राइट और लेफ्ट लेटरल पोजीशन में अगर डिस्निया हो तो। उसके बाद है आपका प्लेटिपनिया और ऑर्थोडियोक्सिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजली डिस्निया हमें चलने पे होता है, मतलब डिफिकल्टी ब्रीथिंग हमें चलने पे होती है या लेटने पे होती है। कोई ऐसा डिस्निया भी है जो बैठने पे होता हो? यस, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोडियोक्सिया। ये हमने देखा कोविड के पेशेंट में, मैंने बहुत देखा था कि पेशेंट जब बैठते थे तो दे यूज टू हैव मोर डिस्निया। तो मोस्ट कॉमन कॉज इसका क्या है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। उसके बाद पल्मोनरी आर्टेरियल वीनस फिस्टुला या फिर हिपैटोपल्मोनरी सिंड्रोम और लेफ्ट एट्रियल मिक्सोमा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बैठने पे भी डिस्निया हो रहा है आपको, ठीक है। तो दीज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी रेट। अब लास्ट हमारा वाइटल, सेकंड लास्ट हमारा वाइटल है सैचुरेशन, SpO2। SpO2 हम किससे मापते हैं? हम इसे मापते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से। It should be more than 94 to 95%। लेकिन अगर ये 92 से कम जा रहा है, वैसे तो 94 से अगर कम जा रहा है नॉर्मल इंसान में, तो इट शुड बी सिग्निफिकेंट। हमें उसको देखना है कि क्यों कम जा रहा है। 92 से जा रहा है, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। COPD के पेशेंट जो होते हैं उसमें अराउंड लेस देन 90% पे भी पेशेंट SpO2 मेंटेन कर लेते हैं और उनको कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो लेकिन अगर किसी नॉर्मल पेशेंट में, अगर नॉर्मल पेशेंट है, कोई दिक्कत नहीं है उसको सांस की, अगर उसमें 94 95 से कम जा रहा है तो वी शुड बी अलर्ट कि देयर शुड बी सम कॉज। क्योंकि हमें पता है कि रेस्पिरेटरी फेलियर दो तरह का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में देयर इज इंक्रीज PaO2। ये PaO2 और SpO2 में फर्क है। जो SpO2 होती है इसमें अगर कम हो जाए 94 से तो इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। अगर ये PO2 कम हो जाए, ये PO2 हम चेक करते हैं ब्लड गैस एनालिसिस से। अगर ये ब्लड गैस PO2 कम हो जाए इसे बोलते हैं हाइपोक्सीमिया, क्योंकि ये आर्टीरियल ब्लड के में ऑक्सीजन की मात्रा बताती है। तो दोनों में फर्क है। जो हम ARDS के लिए रेशियो निकालते हैं PaFiO2 लेस देन 200, ये PaO2 होती है, SpO2 नहीं होती है, ठीक है। तो PaO2/FiO2 लेस देन 200 इज गोइंग टुवर्ड ARDS, देन माइल्ड मॉडरेट स्टेट, देन डिफरेंट चैप्टर। तो SpO2। अब इसके बाद हमारा अगला पैरामीटर है यूरिन आउटपुट। हमने अब तक जो पैरामीटर पढ़े थे, बीपी, पल्स, ये बता रहे थे हार्ट को। रेस्पिरेटरी रेट SpO2, रेस्पिरेटरी रेट SpO2 ये बता रहे थे हार्ट प्लस लंग को और लंग को। हमें पता है कि हमारे वाइटल्स हम जो चेक करते हैं उसमें बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी, SpO2, टेम्परेचर चेक करते हैं। लेकिन दो पैरामीटर जो इंपॉर्टेंट और हैं, दो हैं, वो हमें एक तो किडनी चेक करनी है। किडनी के लिए हम क्या चेक करते हैं? यूरिन आउटपुट। एक हमारा पैरामीटर और है जो हमें ब्रेन को चेक करना चाहिए हर पेशेंट में, दैट इज ग्लासगो कोमा स्केल। जब हम इन पैरामीटरों को एक साथ कर लेंगे, सारे नॉर्मल मिलते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट को कोई खतरा नहीं है अगर इस पेशेंट के सारे पैरामीटर सेट हैं। तो यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए? मोर देन 0.5 ml पर kg पर आवर। मतलब अगर कोई 60 kg का बंदा है तो 30 ml प्रति घंटा उसको यूरिन आना चाहिए, ठीक है। और अगर ये 2 घंटे तक नहीं आया तो हम ये मानते हैं कि पेशेंट
एक्यूट रीनल फेलियर की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम पेशेंट को दवाइयाँ दे रहे होते हैं, कुछ फ्लूइड दे रहे होते हैं, तो उसको तो आने आना चाहिए। यूजली हम देखते हैं हमें पेशाब कम आता है क्योंकि हम पानी कम पीते हैं, लेकिन ये जो मार्कर है ये पेशेंट के लिए है। तो पेशेंट को कोई दवाई चल रही होती है, कोई फ्लूइड चल रहा होता है, तो उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट को इतना तो आउटपुट आना ही चाहिए। तो अगर इससे कम आता है लेस देन 0.5 ml/kg/h से लगातार 2 घंटे के लिए, तो पेशेंट एक्यूट रीनल फेलियर की तरफ जा रहा है। तो जस्ट टू ब्रीफ, डॉक्टर प्रतिभा, डॉक्टर सौरभ, आगे आइए। जस्ट टू ब्रीफ, बीपी सिस्टोलिक 92 140, डायस्टोलिक 62 90. ठीक है। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे हाइपरटेंशन की ग्रेडिंग और हाइपोटेंशन की ग्रेडिंग। ठीक है। उसके बाद अगला पैरामीटर पल्स रेट 62 100, ठीक है। लेस देन 60 ब्रेडिकार्डिया, मोर देन 100 टैकीकार्डिया। तब हम देखेंगे पल्स डेफिसिट, हार्ट रेट माइनस पल्स रेट, ठीक है। लेस देन 10 इज नॉर्मल, मोर देन 10 इज सिग्निफिकेंट। वी हैव टू लुक फॉर द कोज, हमें उसके कोज ढूंढने पड़ेंगे। अगला पैरामीटर पल्स में और क्या देखेंगे हम? रेट, रिदम। रिदम में क्या देखेंगे? रेगुलर और इरेगुलर। वॉल्यूम के लिए हमने क्या निकाला था? पल्स प्रेशर। मोर देन 60 हाइपरवोलूमिक, लेस देन 30 हाइपोवोलूमिक पल्स, ठीक है। देन कैरेक्टर के लिए हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ पल्स होती है बहुत सारी, कैटाटोनिक, एनाटोनिक, पल्स बारबस, ठीक है। तो ये हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रेडियल डिले, दोनों हाथों की पल्स एक साथ आ रही है कि नहीं आ रही। दूसरा रेडियो फीमोरल डिले, ठीक है। तो ये जो पल्स डेफिसिट है ये भी डिले है हार्ट रेट टू पेरिफेरल पल्स तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो बीपी क्या होता है? बीपी जो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो पावर एक्सर्ट कर रहा है वेसल की वॉल पे, जो प्रेशर मार रही है, जैसे अपना पाइप के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है जो पानी का, मोटर का फ्लो का, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। उसको टेंशन एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑन द वेसल, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो पल्स रेट क्या है? जो हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी तरंगें जो पेरिफेरल आर्टरी तक पहुंची, दैट इज कॉल्ड पल्स, ठीक है। तो यूजुअली हार्ट रेट और पल्स रेट आपको बराबर से मिलेंगी। अगर आपको लगे डिफरेंस आ रहा है, दोनों किसी तरह की पल्स नहीं आ रही, तो इसलिए हम क्या करते हैं? पल्स को चारों लिम्स में देखते हैं, इसलिए देखते हैं टू कैच एनी मिसिंग पल्स। अगर आपको किसी हाथ पैर की पल्स नहीं मिल रही तो इसके बहुत सारे कोज होते हैं, जैसे कोआक्टेशन ऑफ पायोटा, ठीक है। बिल्कुल नहीं मिल रही किसी हाथों पैरों में तो उसे बोलते हैं टाकायासु, पल्सलेस डिजीज भी कहते हैं उसको। तो इसलिए पल्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो ओल्ड बंदे होते हैं, ओल्ड एज के, उनकी जो आर्टरी बहुत थिक हो जाती है ड्यू टू आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, तो आपको देखिए हाई वाली मिलेंगी, भारी बस मिलेंगी, ठीक है। तो अगला पैरामीटर क्या था? टेम्परेचर। फीवर को शो करने के लिए क्या है? कितना होना चाहिए? मॉर्निंग का 98.9 से ज्यादा, इवनिंग का 99 से ज्यादा। हाइपोक्सिया मोर देन 106.5, लेस देन 95 इज हाइपोथर्मिया। फिर हम कंडीशन में और क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ फीवर, इंटरमिटेंट, कॉन्टिन्यूअस एंड रेमिटेंट, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे अगले वाइटल पे। अगला वाइटल क्या है? SpO2 लेस देन 94% इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। फिर हम SpO2 के लिए हम एक मशीन से देखते हैं। मशीन का है वो पल्स ऑक्सीमीटर वाली, इसको लगाइए। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये SpO2 आ रही है, तो अगर नेल पॉलिश होगी, अगर बीपी कम होगा तो हो सकता है कि SpO2 पकड़ में ना आए एक बार में, तो यूजली पकड़ में आ जाती है। दिखाता हूँ मैं आपको, अभी आएगी। अभी 97 इज SpO2, 85 इज पल्स। एक और पैरामीटर है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कोविड में बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, परफ्यूजन इंडेक्स, जिसको PI कहते हैं, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हाइपोक्सिया, ठीक है,
अगला पैरामीटर रेस्पिरेटरी रेट 12 से 18, लेस देन 12 इज ब्रेडिपनिया, मोर देन 18 इज टैकिपनिया। ठीक है, अगर इसका रेट एंड डेप्थ दोनों बढ़ जाए तो इसका हाइपरपनिया, ओनली डेप्थ बढ़े तो हाइपरवेंटिलेशन, लाइन में हो तो ऑर्थोपनिया, राइट और लेफ्ट लेटरल पोजीशन में हो तो ट्रेपोपनिया। ठीक है, प्लेटिपनिया क्या होता है और ऑर्थोडॉक्सा क्या होता है? एसओबी या डिस्निया ऑन सिटिंग पोजीशन। ठीक है, कोविड में बहुत सारे पेशेंट को ये दिखते रहे थे ड्यू टू दी ना मोस्ट कॉज क्या है इसका? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो माइक्रोबोलिज्म हो रहे थे उनको बार बार, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, अगला है यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट में कितना आउटपुट होना चाहिए पेशेंट का? मोर देन 0.5 ml पर kg पर आवर। तो अगर कोई 60 किलो का बंदा है तो उसमें कितना होना चाहिए? 30 ml पर आवर। अगर ये आउटपुट अगले 2 घंटे तक पेशेंट में नहीं आया, जो पेशेंट एडमिट है, जो ड्रिप चल रही है, इनको जो पानी पी रहा है, तो हम कहेंगे कि पेशेंट गोइंग टू आर एक्यूट रीनल फेलियर और एक्यूट किडनी इंजरी। ये 3 तरह की हो सकती है, प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल। फिर हम लुक फॉर कॉज देखेंगे उसका। ठीक है, अगला जो पैरामीटर है जो यूजुअली कई बार लोग चेक नहीं करते, वो क्या है? ग्लासगो कोमा स्केल। इसमें E4 V5 M6, ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसको हम डिटेल से क्लास में डिस्कस करेंगे। इतना पता होना चाहिए कि लीस्ट स्कोर क्या हो सकता है? 3 1 1 1। जब 3 वाला स्कोर होगा तो पेशेंट डीप कोमा में होगा। जितना स्कोर ज्यादा होगा उतना पेशेंट कॉन्शियस होगा, जिस तरह हम बात कर रहे हैं। तो 15 होगा मैक्सिमम स्कोर, मिनिमम स्कोर कितना होगा? 3। जैसे ही स्कोर कम होना शुरू होगा, इससे 15 से 14 13 12, उतना हम ये समझेंगे पेशेंट इज गेटिंग एल्टर्ड। तो कोई ना कोई उसका न्यूरोलॉजिकल कोज है, उस कोज को हमें ढूंढना है। तो ये सब था हमारा वाइटल चार्टिंग के बारे में। जो अगला है, अगली चीजें क्या है जो स्टाफ और एमओ आनी चाहिए, वो नॉर्मल लैब इन्वेस्टिगेशन। चलो लेट्स रिवाइज करते हैं हम लोग। डॉक्टर इमरान, जस्ट रिवाइज इट। सर बीपी के बारे में हम पहले देखेंगे। नॉर्मल लेवल क्या होता है? सिस्टोलिक हो गया 90 to 140 एंड डायस्टोलिक हो गया 60 to 90। अगर सिस्टोलिक अगर लेस देन 90 एंड डायस्टोलिक लेस देन 60 है तो अपन बोलेंगे हाइपोटेंशन, और सिस्टोलिक मोर देन 140 एंड डायस्टोलिक मोर देन 90 है तो अपन बोलेंगे हाइपोटेंशन। चाहे दोनों में से कोई भी एक बड़ा हो तब भी हम हाइपरटेंशन कह देंगे। ठीक है सर। एंड पल्स रेट, सर पल्स रेट नॉर्मल 60 to 100 पर मिनट, एंड सर अगर 60 से कम है तो ब्रेडिकार्डिया, एंड 60 से ज्यादा है मोर देन 100 देन टैकिकार्डिया। एंड पल्स डेफिशिएंट नॉर्मल सर लेस देन 10, और ये होता है हार्ट रेट और पल्स रेट के बीच का डिफरेंस। एंड सर रेडियो डिले एंड रेडियो फिंगोरल डिले, ये अपन चेक करने के देखते हैं कि इसमें कहीं कोक्टेशन ओवरटक तो नहीं है। वेरी गुड। और सर डॉक्टर प्रतिभा, अगला पैरामीटर। सर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है 12 to 18 बीट्स पर मिनट। अगर लेस देन 12 है तो उसको ब्रेडिपनिया बोलेंगे, मोर देन 18 है तो टैकिपनिया बोलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर रेट भी इंक्रीज हो रही है और डेप्थ भी इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम लोग हाइपरएपनिया बोलते हैं। ऑर्थोडिऑक्सिया ये होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इन सिटिंग पोजीशन। ये मेनली कोविड के टाइम पे देखने को मिला था बहुत। ये ऑर्थोपनिया होता है, ये है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इन लाइंग पोजीशन। देन नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास है टेम्परेचर। मॉर्निंग जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है दैट इज मोर देन 98.9 अगर है मॉर्निंग का, एंड इवनिंग का मोर देन 99.9 है तो उसको हम लोग फीवर कहेंगे। इसके बिलो नॉर्मल होता है। टाइप्स जो होते हैं फीवर के वो 3 टाइप के होते हैं। पहला इंटरमिटेंट, कॉन्टिन्यूअस एंड रेमिटेंट फीवर। अगर टेम्परेचर मोर देन 106.5 है तो इसको बोलेंगे हाइपरपायरेक्सिया। अगर लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसको बोलेंगे हाइपोथर्मिया। ठीक है डॉक्टर सौरभ। सर अब हम देखते हैं यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर kg पर होना चाहिए। यदि इससे कम है तो
एक्यूट किडनी इंजरी का साइन मानते हैं। और उसके बाद में अगर लेस देन 0.5 ml पर kg पर आवर 2 घंटे के लिए मिली हमें लगातार, या राइज इन क्रेटिनिन फ्रॉम बेस लाइन बढ़ जाए उसका, तो उसका क्राइटेरिया अलग से अब हमको एक अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन ये भी एक क्राइटेरिया है कि आउटपुट कैसे मापते हैं, क्योंकि हमें वाइटल चेक कर रहे थे, क्रेटिनिन वाइटल में नहीं आता है, वाइटल में आउटपुट आता है, तो उसका क्राइटेरिया ये है। ठीक है सर। इसके बाद में हम SpO2 लेवल चेक करते हैं। यदि SpO2 94% से कम रहता है तो इसको हम हाइपोक्सिया में लेते हैं। उसके बाद में ग्लासको कोमा स्केल्स होते हैं, फिर मिनिमम स्कोर इसका 3 होता है और मैक्सिमम स्कोर इसका 15 होता है। ठीक है, इसमें 3 पैरामीटर होते हैं। इसके 3 पैरामीटर होते हैं E4, V5 और M6। E जो होता है आई के रेस्पॉन्स को चेक करने के लिए, V होता है वल्बर और C होता है जो इसकी मसल्स पावर चेक करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।